फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी बहुत जल्द प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आपके बीच में लेकर के आने वाली है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी भी आपके बीच में करवाना शुरू कर दिया हूं। दोस्तों, इससे रिलेटेड 3 वीडियो आपके बीच में शेयर किया हूं। दोस्तों, इसमें आपको बताया है मैंने कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है, विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको आरटी एक्ट 2009 की भी चर्चा अपने वीडियो के माध्यम से किया हूँ। दोस्तों, आज भी मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस अभी बीपीएससी का सिलेबस आया नहीं है, तो क्वेश्चंस आपसे टेक्निकल से तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये शिक्षा जो है शिक्षा आयोग से हो सकता है, शिक्षा के सभी प्रावधानों से हो सकता है, तो सबकी जानकारी हमें रखना है। जनरल क्वेश्चन के लिए भी वीडियो मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो चलिए, आज जिसकी चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपके साथ बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति की चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए, इसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति 2011 इसके पूरे इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी ताकि हमें इससे रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो किसी तरह का समस्या हमें इसका उत्तर देने में ना हो। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 की प्रस्तावना के ऊपर बात करेंगे। कहा जाता है ना, आप संविधान के बारे में सुने कि प्रस्तावना होती है वो संविधान की आत्मा होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से इसकी प्रस्तावना अगर हम लोग शुरू में जान लेंगे तो हम इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आने वाली हैं उसका एक सीधा सा अर्थ हमारे सामने आ जाता है। देखिए, बिहार राज्य में संचालित प्रारंभिक विद्यालयों के जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं क्लास 1 to 8 के, उसका मैनेजमेंट है, उसका कंट्रोल है, उसका पर्यवेक्षक में लोक भागीदारी करने का मतलब जहाँ पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तत्काल तदर्थ प्रारंभिक शिक्षा समितियों के गठन एवं, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक शिक्षा समितियों के गठन जिसमें जन भागीदारी होगी, लोक भागीदारी होगी, उसी से मिल करके इसका गठन होगा। साथ ही दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके साथ किया हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि इन सब बातों को आपको जानकारी पूरी तरीक़ा से मिल सके और मुझे भी एक विशेष इसके प्रति और उत्सुकता बढ़े। तो दोस्तों, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है 2009, और इसीलिए किया था ना ताकि आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। अगर डायरेक्ट मैं इस तरह की बात बताता तो आपको लगता कि ये क्या है भाई, तो इसीलिए मैंने इसकी चर्चा पहले ही कर दिया है के प्रावधानों के आलोक में शिक्षा समितियों के गठन हेतु जो अधिनियम बनाया गया है दोस्तों, वही है बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011। दोस्तों, इसमें और क्या है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2007 आया था, ये 2011 में आया। ये शिक्षा का अधिकार, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था वो 2009 में आया, लेकिन 2007 में ही बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम के प्रावधान आए थे। और इसके आलोक में राज्य के जितने भी प्रारंभिक विद्यालय थे उसमें शिक्षा समितियों का गठन नहीं होने के कारण इन विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में लोक भागीदारी सुनिश्चित करना संभव नहीं हो रहा था। उस समय की बात है इसीलिए कि उस समय की बात है, नहीं हो रहा था। तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, देखिए इस सब जितना भी ये जो आ रहा है 2007 में बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2009 में
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। साथ ही बहुत से इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए कि प्रभावी हो जाने के कारण इस अधिनियम की धारा 21, धारा मैंने अभी आपको नहीं बताया, धारा बताऊंगा मैं आपको। तो धारा 21 के तहत अब नए रूप में विद्यालय शिक्षा अधिनियम के गठन का कार्य किया जाना है। आपको जैसा कि मालूम है कि अनुच्छेद 21 का में क्या है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में तत्काल तुरंत से लोक भागीदारी यानी जनता की उसमें भागीदारी होगी, सुनिश्चित करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोस्तों नए रूप में, एकदम बिल्कुल नया, जब शिक्षा समितियों के गठन करने के उद्देश्य से बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 अधिनियमित किया जाना आवश्यक हो गया था। ये उस समय की बात है। ये आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सीधे सीधे बिहार गजट से लिया हुआ है। जो उस समय के बिहार गजट में जो चीज़ें आई थी, जो छपी थी, वही चीज़ें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो इसमें कोई भी बट की बात नहीं है और इससे अलग कुछ होगा भी नहीं, तो किया जाना आवश्यक है। भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित है। पहला नंबर है दोस्तों संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। पहले इसका छोटा नाम, फिर इसका विस्तार और उसके बाद प्रारंभ। इसके अंतर्गत क्या है देखिए, यह अधिनियम बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा, कहा जाता है दोस्तों। इसका विस्तार ये बिहार गजट में इसलिए ऐसा है कि कहा जा सकेगा, उस समय का बिहार गजट जो था उसके अंतर्गत जो चीज़ें थी उसे मैंने आपके बीच में रखा है, इसलिए उसमें लिखा हुआ था कहा जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें उसमें लिखी हैं। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। तीसरा है यह अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा, यानी जिस तिथि में इसकी प्रकाशन होगी उसी तिथि से ये प्रवृत्त भी हो जाएगा और पूरे बिहार में ये एक साथ लागू होगा। अब हम लोग यहाँ पर परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, सबसे पहला लाइन ये मैंने स्क्रीन पर लिखा है जो बिहार गजट में था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पॉइंट वाइज मैंने आपके बीच में रखा है, इसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब इसके विरुद्ध या इसके विषय के विरुद्ध, इसके संदर्भ या विषय के विरुद्ध कोई बात ना हो। इसमें पहला है देखिए प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेरित, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि वैसे विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो क्लास 1 to 5 के होते हैं, तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किए गए हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय या अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी वहाँ इसका प्रावधान लागू नहीं होगा। कहाँ? जहाँ राज्य सरकार पूर्णतः या अंशतः सहायता देती हो, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उन पर। सेकंड है कि मध्य विद्यालय से अभिप्रेरित। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वैसे विद्यालय जो क्लास 8 तक की शिक्षा का उपबंध करने हेतु स्थापित किए गए हैं, किंतु राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा अल्पसंख्यक विद्यालय भी इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी जो प्राथमिक विद्यालय की बातें थी वही मध्य विद्यालय, बस फर्क है कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए, मध्य विद्यालय क्लास 8 तक के लिए। तो ये तो अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए तो प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेरित है ये उपबंध वर्ग 5 एवं वर्ग 8 यानी क्लास 5 एवं क्लास 8 तक की शिक्षा का उपबंध कराने वाले प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, साथ ही साथ बुनियादी, मध्य या बुनियादी विद्यालय। अब उसके बाद नंबर 4 यानी घ पॉइंट पर जाते हैं। इसमें देखिए
बुनियादी विद्यालय से अभिप्रेरित। तो कैसा बुनियादी विद्यालय? ऐसे विद्यालय जो बिहार एवं उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम 1959 के अधीन स्थापित किए गए हों, उसके लिए यह जो प्रावधान है उन पर लागू होगा। उसके बाद है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अभिप्रेरित। अब यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्दिष्ट जो पदाधिकारी है, प्रखंड शिक्षा, उस समय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होता था, अब हम उसे उसका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, तो उससे अभिप्रेरित है। उसके बाद है राज्य सरकार से अभिप्रेरित। बिहार सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग इसमें आता है। उसके बाद है दोस्तों, ये देखिए, उसके बाद है अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2011। दोस्तों, प्रारंभिक विद्यालय तदर्थ शिक्षा समिति से अभिप्रेत, यह अभिप्रेरित लिखा हुआ है, उसके आप अभिप्रेत नोट कीजिए। तो इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दोस्तों गठित और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निबंधित समिति, यानी जो रजिस्टर्ड कमिटी होगा, वो इसे परिभाषित करते हैं, यानी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है माता पिता से अभिप्रेत, कहने का मतलब जिसका बच्चे या बच्चे विद्यालय में नामांकित होंगे, वही उन्हीं को इससे लेना देना रहेगा। उसके बाद है कि माता पिता सभा से अभिप्रेत, यानी कहने का मतलब कि प्राथमिक, मध्य, बुनियादी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की जो सभा होगी, उनका इसे परिभाषित करेंगे। कहने का मतलब कि वो उनसे रिलेशन होगा, उनसे ये रिलेटेड होंगे। अब है कि अध्यक्ष से अभिप्रेरित। अब इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कहलाएंगे, उनसे ही अभिप्रेत होगा। उसके बाद है सचिव से अभिप्रेत। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे अध्यक्ष का चुनाव, सचिव का चुनाव होगा। उसके बाद है प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विकास कोष से अभिप्रेत। अब यहाँ पर देखिए कि विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा जो स्थापित कोष होगा, जो तदर्थ समिति सहित इसके अंतर्गत आएंगे, वो होंगे। अब उसके बाद है अभिभावक से अभिप्रेत। कहने का मतलब मैंने हर जगह अभिप्रेरित यहाँ पर आपको लिख दिया है, पर इसे आप नोट कीजिएगा। अभिप्रेत किसी बच्चा के संदर्भ में सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित वैधानिक अभिभावक, जिसे वो अभिभावक के रूप में, जैसे अब माता पिता नहीं हैं उसके तो अभिभावक हैं, तो जो भी न्यायालय है या फिर और दूसरे संदर्भ में जिसे बच्चे का अभिभावक घोषित किया गया है, उसके अंतर्गत। तो अब सब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए तदर्थ समिति का गठन जो है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके अंतर्गत है कि पहला नंबर जो है कि प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, उसके अंतर्गत बुनियादी विद्यालय भी आएंगे, के लिए पृथक तदर्थ समिति का गठन किया जाएगा। तदर्थ समिति निम्नलिखित 6 या 7 सदस्यों को मिला करके होगी। अब यह ध्यान देनी बात है कि ये 6 से 7 सदस्य कौन कौन होंगे। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो ग्राम पंचायत नगर निकाय के वार्ड के निर्वाचित सदस्य, जहाँ विद्यालय अवस्थित है, उसका एक सदस्य हो गया। उसके बाद है कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक एक सदस्य के रूप में ये हो जाएंगे। उसके बाद विद्यालय के वर्ग 2 के सामान्य कोटि के छात्र छात्रा, जिसने पिछले क्लास में यानी क्लास 1 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, किस कोटि के? जनरल कोटि के, उनकी माता होंगी इसके सदस्य, वो भी एक होंगे।
उसके बाद दोस्तों विद्यालय के वर्ग 2 के SC के यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के छात्र या छात्रा जिसने विगत वर्ग के यानी कि क्लास 1 के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, उसकी माता एक सदस्य के रूप में। तो कितना सदस्य हो गया? तो यहाँ पर मैंने 4 सदस्य की चर्चा की। अब उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विद्यालय के वर्ग 5 या 8, कहने का मतलब कि जहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसका वर्ग क्लास 5 और जो मध्य विद्यालय होगा उसका क्लास 8 के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा जिसने विगत वर्ष यानी क्लास 4 हो या क्लास 7 हो के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो की माता एक सदस्य। पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा की मात्रा उसी तरह से जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि क्लास 5 और 8 से, प्राथमिक के लिए 5 से, मध्य के लिए 8 से और विगत वर्ष यानी 4-7 के में वो उस कोटि में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, उनका एक सदस्य। ऐसे ग्राम पंचायत नगर निकाय, दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे ग्राम पंचायत या नगर निकाय जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 5% या उससे अधिक हो के वर्ग 2 के अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा जिसने उपरोक्त बातों को पूरा किया हो। उपरोक्त बात मतलब यहाँ पर कि क्लास 5, क्लास 8, पिछले वर्ग के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 4 और 7 के रूप में उनका एक सदस्य होगा। अगर मान लीजिए कि वर्ग 2 में नहीं मिलता, क्लास 2 में नहीं मिलता बच्चा, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जैसे 3 में देखेंगे, 3 में नहीं मिलेगा, 4 में देखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी क्रम में जिस किसी अगले कक्षा में इस तरह के बच्चे उपस्थित होंगे उसका एक सदस्य। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक नोट के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट के रूप में लिखा है। बिहार गजट में ये नोट में नहीं लिखा हुआ था, मैंने इसे नोट करके आपके लिए रखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जिस किसी कोटि में छात्र छात्रा की माता का चयन किया जाना है, अगर वो जीवित नहीं है तो प्रतिनिधि के रूप में पिता का चयन किया जाएगा। अगर दोनों जीवित नहीं हैं तो उस स्थिति में बच्चे के अभिभावक का चयन किया जाएगा। अभिभावक जो उसके माता पिता के संबंधी हो सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे तदर्थ समिति का सचिव कौन होगा, उसकी चयन कैसे होगी। तो देखिए, माता सदस्य होते हैं, आपको मालूम है कि सभी की माताएं होंगी उसके सदस्य। तो माता सदस्यों में से एक सदस्य का चयन सर्वसम्मति से या चुनाव के द्वारा सचिव के रूप में सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। सचिव का चुनाव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। बिहार गजट में उस समय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कहा जाता था इनको। मैं अब चूंकि इसका नाम बदल गया इसलिए मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कह रहा हूँ। दोस्तों अब है उसके बाद नंबर 5 कि तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो अब देखिए, वार्ड सदस्य तदर्थ समिति के अध्यक्ष होंगे, जो जिसके अंतर्गत वो विद्यालय आएगा उसी वार्ड के वो अध्यक्ष होंगे, समिति के वार्ड सदस्य होंगे, वही इसके अध्यक्ष होंगे। नंबर 6 ये है कि तदर्थ समिति की बैठक। तो तदर्थ समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी तथा बैठक में कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। 4 सदस्य होंगे तभी बैठक होगी, वरना नहीं होंगे। 4 से अधिक होंगे तो हो सकता है, कम होंगे तो नहीं होंगे, 4 रहेंगे तो हो जाएंगे। अब है उसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति के विकास निधि, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति सहित के नाम से एक निधि का सृजन किया जाएगा, जिसमें सभी वैध स्रोतों से जो भी राशि प्राप्त होगी ना,
गलत तरीके से नहीं, वैध स्रोतों कहने का मतलब जो विद्यालय के लिए वैध हो, कानूनी हो, राशि जमा की जाएगी। इस निधि का संचालन दोस्तों सचिव, जो तदर्थ समिति के सचिव सहित, देखिए एक सचिव जो होंगे शिक्षा समिति के होंगे और एक जो होंगे वो तदर्थ समिति के सचिव सहित एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस निधि से की गई प्रत्येक निकासी की संपुष्टि आगामी बैठक में की जानी आवश्यक होगी कि आप किस तरह से इसका संग्रहण किए, क्या इसको खर्च हुआ, ये सब की जानकारी वहाँ देनी पड़ेगी, अन्यथा अगली कोई निकासी नहीं की जाएगी। उसके बाद तदर्थ समिति का निबंधन। अब देखिए इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तदर्थ समिति का, तो एक संस्था के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसे रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों तदर्थ समिति का कार्यकाल क्या होगा। तो तदर्थ शिक्षा समिति इस अधिनियम के प्रावधानों तथा अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित शिक्षा समिति के गठन के पूर्व तक विद्यमान रहेगी, यानी जब तक उसका फिर से गठन न हो जाए। तो ध्यान देने की वाली बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि तदर्थ समिति का अधिकार एवं कार्य। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर कि क्वेश्चन किसी तरह का भी पूछेगा, चूँकि ये बीपीएससी है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन, मैं नहीं कहता कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो तदर्थ समिति विद्यालय में होने वाली सामान्य शैक्षणिक कार्यों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कराएगी, यानी कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं, शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं, उसमें क्या परेशानी हो रही है, इन सब का तदर्थ समिति देख रेख करेगी। शिक्षकों की ससमय उपस्थिति, सही समय पर विद्यालय आएँ, सही समय पर विद्यालय छोड़ें, इन सब शिक्षकों के प्रति ये उपस्थिति सुनिश्चित कराएगी तदर्थ समिति। उसके बाद है कि विद्यालय के भवन निर्माण कार्यों तथा मध्याह्न भोजन, सरकारी विद्यालयों में चलने वाले मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण भी तदर्थ समिति करेगी। और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब 2009 में आया के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्य करेगी। 4 दोस्तों, समिति समय समय पर सरकार के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश का पालन करेगी, यानी जो सरकार के तरफ निर्देश आएंगे, जो आदेश आएंगे, उसको पालन करना समिति का कर्तव्य होगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट कहिए इसको, विद्यालय शिक्षा समिति का गठन। ये इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आप खुद बना सकते हैं। मैं तो जब आपके बीच में लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इसी सब से रिलेटेड रहेगा, जब इससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसमें क्या है, पहला कि प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक शिक्षा समिति का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाने वाली नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा, इससे अलग नहीं। अब दोस्तों है कि व्यापकता के बिना विद्यालय शिक्षा समिति का गठन निम्नलिखित बिंदुओं के अधीन होगा। अब इसमें देखिए क्या है, किन किन बिंदुओं के अधीन। तो नंबर 1 है कि शिक्षा समिति में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 2 सदस्य जो होंगे पदेन होंगे, एवं 12 सदस्य जो होंगे वो माता पिता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। अब पदेन 2 सदस्य कौन होगा, एक प्रधानाध्यापक, एक वार्ड सदस्य जो होगा, जो जिसके अंतर्गत वो विद्यालय आएगा, और 12 जो होंगे वो माता पिता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो पदेन सदस्यों में एक, मैंने अभी आपको बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक होंगे, और दूसरे ग्राम पंचायत नगर निकाय के वार्ड जहाँ विद्यालय अवस्थित है के सदस्य होंगे। अब उसके बाद है कि माता पिता के 12 सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देशन। ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड हैं तो आप ये जानते होंगे कि ऐसा तो नहीं होता कि आप जब चाहें तब इसकी इलेक्शन करवा लें,
ऐसा नहीं होता। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देशन में ये बातें आती हैं, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसे कराया जाता है। दोस्तों, इस चुनाव में विद्यालय में नामांकित जितने भी छात्र छात्रा हैं के माता पिता मतदाता के रूप में भाग ले सकते हैं। सदस्यों के चुनाव में SC, ST, EBC, OBC एवं महिलाओं के लिए स्थान जो हैं वो रिजर्व होंगे। उसके बाद है नंबर 4, ये ध्यान दीजिए कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक सचिव, एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। समिति का सामान्य कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। हर 3 साल के बाद उनका कार्यकाल समाप्त होगा और नई समिति का गठन होगा। लेकिन समिति विशेष परिस्थिति में, ध्यान दीजिए यहाँ पर, विशेष परिस्थिति में भंग इसके पहले भी की जा सकेगी। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को विहित प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा तथा विहित प्रक्रिया द्वारा सदस्य को भी निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष और सचिव को ही, सदस्य भी निष्कासित होंगे। नंबर 5 है कि समिति निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं इस अधिनियम के तहत बनाई जाने वाली नियमावली में वर्णित कृत्यों का क्रियान्वयन करेगी। 12 नंबर पॉइंट देखिए, तो इसमें है कि कठिनाइयों के निराकरण करने हेतु सरकार की शक्तियाँ। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि देखिए, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत कर सकेगी तथा राज्य सरकार को अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी। यह राज्य सरकार को दी गई है। उसके बाद नंबर 13 है दोस्तों कि निरसन एवं व्यावृत्ति यानी रिपील एंड सेविंग। क्या है इसके अंतर्गत? तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2007, अभी शुरू में ही मैंने बताया था, आप इस नोट कर सकते हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम कब आया? 2007 में। एतद द्वारा निरसित किया जाता है। उसके बाद ऐसे निरसन यानी कि रिपील के होते हुए भी पहले के अधिनियम तथा इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों, संकल्पों एवं अधिसूचनाओं के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी दोस्तों, और उस अवधि में जो वही होगा जो उस अवधि में लागू था। तो ये है दोस्तों आपके सामने बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011। दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैं आपको बिहार गजट से दे रहा हूँ और इससे कुछ अलग जानकारी चाहिए भी नहीं। जब बिहार गजट का सारी बातों को मैं आपके बीच में रख दिया तो आपको करना है क्या कि इसमें से मेन जो पॉइंट है वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप ये पूरा देख भी सकते हैं। तो आप मेन पॉइंट को उसको नोट करें, उसको याद करें आज से ही, तभी तो जब एग्जामिनेशन होगा फुली प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।